दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह श्रृंखला आरंभ की गई थी और आज आंसर राइटिंग का डे 2 है। इससे पहले डे 1 में हमने कुछ विविध प्रश्नों पर चर्चा की थी, अलग अलग विषयों पर, और उन प्रश्नों में शब्द सीमा के अंदर रहते हुए किस प्रकार से उत्तर लिखा जाए, एक विस्तृत और अच्छा उत्तर लिखा जाए जिसमें कि सारी चीज़ें कवर हो जाएं, उसको हमने देखा था। शब्द सीमा और जो अंक निर्धारित है उसका ध्यान देना आवश्यक है, नहीं तो आप बेकार में मेहनत करेंगे और नंबर आपको उतना ही मिलने वाला है जितना कि उसमें पूर्णांक दिया हुआ है, प्राप्तांक उसी में से मिलेगा। अब यहाँ देखिए, जो शब्द सीमा है वो बहुत कम है, यानी 25 शब्दों में आपको अपने आंसर को समेटना है। यहाँ कहा गया है कि निम्नलिखित पर चर्चा कीजिए। प्रश्न को ध्यान से देखिए, दोनों भाषाओं में यहाँ प्रश्न लिखे हुए हैं। एक तरफ लिखा हुआ है डिस्कस द फॉलोइंग और दूसरी तरफ वही चीज़ हिंदी में है। हिमा दास पर आपको लिखना है, हिमा दास के बारे में लिखना है। यहाँ ये नहीं पूछा है कि उनके बारे में आप क्या लिखिए, बल्कि ये कहा है कि इनके ऊपर लिखिए। तो यहाँ आप ये लिख सकते हैं, इसके आंसर में क्या हो सकता है ये आप समझ लीजिए। हिमा दास जो है, इनका जन्म कब होता है, कहाँ होता है, यहीं से आप शुरू करेंगे, क्योंकि किसी व्यक्ति के बारे में जब पूछा जाता है, जैसे गांधी जी पर ही लिखना हो, तो पहले आप शुरू कहाँ से करेंगे कि गांधी जी का जन्म जिस तारीख को हुआ है वो तारीख आप लिखेंगे, कहाँ पर हुआ है वो लिखेंगे, फिर माता पिता का नाम इस प्रकार से, फिर उनके काम लिखेंगे, ऐसे होता है। तो वैसे ही हिमा दास का भी है। यहाँ पर माता पिता का नाम अनिवार्य नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, क्योंकि 25 शब्दों में आपको समेटना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना। तो हिमा दास का जन्म ये 9 जनवरी को होता है सन 2000 में। और कहाँ पर होता है, तो ये असम में होता है। ये असम राज्य की हैं, वहाँ पर ये पैदा होती हैं और ये एक भारतीय धावक है और इनका नाम ढींग एक्सप्रेस भी है। इन्हें आप ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, ये प्रचलित नाम इनका है और इनकी रफ्तार की वजह से इनको ये नाम दिया गया है। इन्होंने 400 मीटर में करीब 50.79 सेकेंड के समय के साथ साथ जो मौजूदा भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड है उसको कायम किया है। तो यहाँ जो 400 मीटर दौड़ वाला सिलसिला था उसकी बात की जा रही है। और इन्होंने जकार्ता में 2018 जो एशियाई खेल हुए थे उसमें पदक जीता था। और इसके बाद IAAF जो वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी उसमें 400 मीटर की जो दौड़ थी उसकी स्पर्धा में ये स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी, पहली भारतीय महिला। तो ये बड़ी बात होती है। ये कौन सी प्रतियोगिता थी, ये प्रतियोगिता थी IAAF। और IAAF ये जो वर्ल्ड अंडर 20 वाली सीरीज थी इसमें इन्होंने जीता था। और हिमा ने, यानी हिमा दास ने 400 मीटर की दौड़ स्पर्धा में 51.46 सेकेंड, ये जो रिकॉर्ड इनका है ये क्या है, 51.46 सेकेंड का है। ये रिकॉर्ड ये सेकेंड में है, समझ लीजिए कितना कम समय है। इतना समय निकाल कर ये स्वर्ण पदक जीतने वाली यहाँ भारतीय महिला बनी थी, तो ये गौरव की बात है। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है और ये असम की है। इतना आपने इसमें लिख दिया, ये पर्याप्त है। इसको आप अपने शब्दों में ढाल लीजिएगा। 25 शब्दों की जो शब्द सीमा है उसमें इतना ही लिखा जा सकता है। अब आगे चलते हैं। अगला जो इसमें मुद्दा है इसमें भी 25 शब्द ही हैं और 2 अंक का ये प्रश्न है टोटल। मतलब जितना भी आप लिख लीजिए, 2 से ज़्यादा आपको मिलने वाला है नहीं और पूर्णांक कभी नहीं मिलता, उससे कम ही मिलेगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विज्ञान क्या है। आपने बहुत सारी विज्ञान की परिभाषाएं देखी होंगी। जो सबसे प्रचलित परिभाषा है वो आप जानते हैं कि किसी विषय के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसी को आप इंग्लिश में भी ढाल लेते हैं। तो वही लिखना है आपको, थोड़ा अलग शब्द बदल दीजिएगा, जो लोग लिखते हैं उसे अलग लिखिए। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि साइंस, यानी यहाँ पूछा गया है ना कि व्हाट इज साइंस, तो आप लिख सकते हैं कि साइंस जो है वो एक व्यवस्थित ज्ञान है, एक व्यवस्थित ज्ञान है या विद्या है, और यह विचार, अवलोकन और अध्ययन के प्रयोग से मिलती है, जो अध्ययन के विषय की प्रकृति और सिद्धांतों को जानने के लिए किए जाते हैं। और विज्ञान शब्द का प्रयोग ज्ञान की ऐसी शाखा के लिए किया जाता है जो तथ्य, सिद्धांत और तरीकों का प्रयोग करके और परिकल्पनाओं से स्थापित जो सिद्धांत होते हैं उनको व्यवस्थित करती है। तो इतनी जटिल परिभाषा में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे लिखिए कि विज्ञान किसी भी ज्ञान की वह शाखा है जिसमें कि उस जानकारी का विश्लेषण किया जाता है, मतलब जो आपको बता दिया जाता है। यहाँ मैं अपने शब्दों में से बता रही हूँ, इसे आप अपने तरीके से लिख लीजिएगा कि जानकारी चाहे कुछ भी हो, उसकी गहराई में जाकर उसकी पड़ताल की जाती है, उसके कारणों का यहाँ पता लगाया जाता है। सिर्फ ये जानकर संतुष्ट नहीं हो जाते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे है, उसके पीछे कारण क्या है, वो ऐसे है तो क्यों है, क्या क्यों कैसे वाला जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो दिखाई देता है। और जब तक विज्ञान किसी भी चीज़ को प्रयोग के द्वारा सिद्ध नहीं करता तब तक वो शांत होकर नहीं बैठता है। जैसे आप एक उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी जब लेमेंटियर ने दी, मतलब उनकी जो परिकल्पना थी वो सामने आई, तो उस समय लोगों ने ये मान लिया कि अच्छा ऐसा ही हुआ होगा कि एक बड़ा सा जो खगोलीय पिंड था उसमें विस्फोट होता है और उसके बाद उसी से सब कुछ बनता है। लेकिन जो वैज्ञानिक थे उन्हें हमेशा बेचैनी रहती थी कि ऐसा अगर हुआ है तो उसे हमें प्रमाणित करना चाहिए, और लंबा सिलसिला लगता है। लेकिन अंत में जो LHC नाम की मशीन थी, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर,
उसके प्रयोग के द्वारा जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले वाली परिस्थितियां थी उनको पैदा करने का प्रयास किया गया। तो यहाँ विज्ञान गहराई में जाकर पड़ताल करता है और जो चीज़ें ये देख पाता है, सिद्ध कर पाता है, उसी पर भरोसा करता है और इसीलिए ये विशिष्ट है। इसमें क्रमवार जो सीक्वेंस वाली स्थितियां हैं वो पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। ज़्यादा नहीं लिखना है, इतना तो डिटेल में व्याख्या हो गई, 25 शब्दों में आपको इसको समेटना है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है उसमें आप लिख सकते हैं, यहाँ पूछा क्या गया है पहले देख लीजिए। पूछा गया है कि व्हाट इज इकोनॉमी, अर्थशास्त्र क्या है। यहाँ पर पूछा गया है कि अर्थशास्त्र क्या है। अलग अलग विषयों की परिभाषा पूछी जा रही है, तो ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। ये देखने में बड़े साधारण लगते हैं कि पूछ रहा है कि इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, लेकिन क्या है ये बड़ा टेढ़ा प्रश्न होता है। यहाँ समुचित उत्तर दे पाना सबके लिए मुश्किल होता है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो एक प्रकार का विज्ञान ही है, मतलब एक साइंस ही है वो। और इसमें हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं, तो रिलेशन बिटवीन द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इट्स नीड्स, मतलब जो डिज़ायर होती हैं वो, एंड द अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, ये चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो इस प्रकार से आप परिभाषा लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस। ये क्या है, ये एक विज्ञान ही है, कुछ अलग नहीं है। और विच स्टडीज द रिलेशन बिटवीन द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इट्स नीड, डिज़ायर एंड द अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जितने उपलब्ध संसाधन हैं उनके अल्टरनेटिव यूज़ को इसमें डिस्क्राइब किया जाता है। ये चीज़ें इसमें हम देखते हैं। इसको हम लोग कहते हैं अर्थशास्त्र और इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमी। इसको हिंदी में समझ लीजिए कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो कि मानव व्यवहार का अध्ययन करता है और उसकी आवश्यकताओं का मतलब क्या, यहाँ देखिए मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं वो बहुत विस्तृत होती हैं। जो एकदम ज़रूरी आवश्यकता होती है वो तो बहुत सीमित होती है, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन उसके अलावा जो और डिज़ायर्स होती हैं और कभी कभी वो पैशन बन जाती हैं, तो वो डिज़ायर्स जो है वो अर्थशास्त्र में आती हैं। तो उनका इसमें अध्ययन किया जाता है। उनके साथ जो उपलब्ध वैकल्पिक संसाधन है उनके प्रयोग के साथ इनका तालमेल देखा जाता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि यह मानव व्यवहार का अध्ययन उसकी आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के मध्य संबंध के आधार पर करता है और उसी का अध्ययन करके ये बताता है कि असल में कितनी आवश्यकता है और उसकी आपूर्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मांग और पूर्ति वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अर्थशास्त्र में हमें दिखाई देता है। वैसे अगर आप इसके पास्ट टाइम में जाएंगे, पीछे जाएंगे, तो अर्थशास्त्र शब्द जो है ये संस्कृत शब्द अर्थ से बना हुआ है। अर्थ का मतलब क्या होता है, धन। अर्थ शब्द जो इसमें लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि ये पृथ्वी है, वो इंग्लिश वाला नहीं, ये संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है पैसा या धन। और शास्त्र मतलब आप जानते हैं, शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करने वाली शाखा। मतलब किसी भी चीज़ का आप अध्ययन कर रहे हैं तो वो शास्त्र के अंतर्गत आ जाता है। जैसे राजनीति शास्त्र है, समाज शास्त्र है, तो वैसे ही यहाँ आप धन का अध्ययन करते हैं। अब धन का अध्ययन करने का मतलब ये नहीं कि सिक्के और नोट गिनते हैं। धन कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे उत्पन्न किया जाएगा, उसकी सप्लाई और जो डिमांड है उसको कैसे ध्यान में रखा जाएगा, पूरा ढांचा इसमें डिस्कस किया जाता है। तो ये इसके बारे में है। अब इसको आप 25 शब्दों में लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि यूएनओ क्या है। ये यूएनओ क्या चीज़ है, तो इसके बारे में आप देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र यानी जो यूनाइटेड नेशन है 1945 में स्थापित एक संगठन है और यह वर्तमान में 193 सदस्य राज्यों से बना हुआ है। ये जो यूएनओ है इसका स्थापना कब होती है, ये होती है 1945 में। देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो उसके बाद पूरा विश्व डामाडोल हो जाता है, उथल पुथल मच जाती है। तो उसमें स्थिरता लाने के लिए और जो अर्थव्यवस्था एकदम गर्त में चली गई थी उसको उबारने के लिए, आर्थिक संकट और जो भुखमरी और तरह तरह की समस्याएं पैदा हो रही थी उनको दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आती हैं और ये कारगर भी होती हैं, विश्व शांति बहाल करती है। हालांकि शांति के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, तो वो सब चीज़ें हैं। फिलहाल 1945 में इसकी स्थापना होती है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य जो राज्य हैं वो शामिल हैं और इसका जो मिशन है, कोई भी चीज़ बनती है तो उसके पीछे उद्देश्य होता है। तो इसका मिशन और कार्य इसके संस्थापक चार्टर में निहित उद्देश्यों और सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित होता है। मतलब इसका एक चार्टर बना हुआ है और उसी के हिसाब से ये काम करता है। किसी भी संस्थान की या किसी भी संस्था की एक कार्य सूची होती है, मतलब उसका एक ढांचा होता है और उसी के आधार पे वो चलता है, उससे भिन्न नहीं होता, उसके कुछ अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। ये चीज़ें हैं। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि इसकी गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, ये स्थापित क्यों हुआ है, यूएनओ की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो क्यों की गई है। तो इसके पीछे कारण वही था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे, मानवाधिकार जो है, ह्यूमन राइट्स, उनकी प्रोटेक्शन हो सके, उनकी रक्षा हो सके और मानवीय सहायता ये मिल सके लोगों को। मानवाधिकार का हनन यानी जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके ऊपर कुठाराघात बहुत ज़्यादा हो रहा था
और द्वितीय विश्व युद्ध में तो अति ही हो गई थी, मतलब वहाँ पूछना ही नहीं है कि कितनी ज़्यादा जो बर्बरता है वो दिखाई गई थी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो मानवाधिकार का हनन है उसको रोकना आवश्यक हो गया था, नहीं तो असंतोष पैदा होगा किसी भी मनुष्य का या किसी भी जीव का। अगर आप राइट छीनेंगे, उसका अधिकार छीनेंगे, तो वो नाराज होगा, एक सीमा तक वो सहेगा, उसके बाद विद्रोह करेगा, बगावत करेगा। तो वो चीज़ें यहाँ न पनपे और युद्ध की फिर संभावना को नष्ट कर दिया जाए, इसलिए इसकी स्थापना होती है। और इसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देना, क्योंकि सतत विकास अगर हम नहीं करेंगे, सस्टेनेबल अपना डेवलपमेंट नहीं रखेंगे, तो जो इन्वायरमेंट है, जो हमारी मदर नेचर है, वो भी डिस्टर्ब होगी और हो भी रही है। तो इसीलिए इस पर बल दिया जा रहा है। तो ये इसके कार्यसूची का हिस्सा है, यूएनओ जो है इसकी कार्यसूची में ये भी शामिल है। और अंतर्राष्ट्रीय जो कानून बना हुआ है, जो पॉलिसी है, जो लॉ है, उसको यहाँ मेंटेन करके रखना, ये इसका एक मेन पर्पज है। तो आप ऐसे लिखिएगा कि इसकी स्थापना कब होती है, ये कैसा संगठन है, और उसके बाद इसके जो कार्य हैं वो लिखिएगा, इसका उद्देश्य लिखिएगा। इतने को लिखना है और 25 शब्दों में आपको समेट देना है, क्योंकि मिलने वाले हैं सिर्फ 2 अंक, तो उससे ज़्यादा आपको लिखने का कोई फायदा नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ जो आप प्रश्न देख रहे हैं इसमें ये कहा गया है कि त्रिआयामी यानी जो 3 डायमेंशनल 3D जिसे आप कहते हैं, उसके बारे में कुछ प्रश्न पूछा गया है। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि त्रिआयामी जो मुद्रण तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, वो किस प्रकार से काम करती है, और इस टेक्नोलॉजी के जो गुण और दोष हैं उसको आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। मतलब इंग्लिश में आप इसे कहेंगे कि हाउ डज 3 डायमेंशनल 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वर्क, मतलब ये किस प्रकार से वर्क करती है। डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, दोनों आपको यहाँ लिखनी है। तो जब भी आपको इस तरह के प्रश्न आए कि गुण और दोष दोनों लिखिए, तो ऐसी स्थिति में आप संतुलित लिखिएगा। थोड़ा सा जो गुणों की मात्रा है उसको बढ़ा दीजिएगा। जब आप बुराई करने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा बुराई वाला वेटेज मत रखिए। देखिए, कोई भी लेख हो, निबंध हो या प्रश्न हो, उसमें सकारात्मकता झलकनी चाहिए, जो एक पॉजिटिव बिहेवियर है आपका वो सामने आना चाहिए। और आप ज़्यादा जो डीमेरिट्स हैं वो लिखने लगेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो नकारात्मक विचार है वो सामने आएंगे, और ये आपके नंबरों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो एक पॉजिटिव बिहेवियर है उसको दर्शाने का यही तरीका है कि जो मेरिट्स हैं उनको हाईलाइट करिए, डीमेरिट जो है उनको पीछे रखिए। ऐसा नहीं कि उनको लिखिए नहीं, लेकिन जैसे होता है ना कि 50-50 का बैलेंस होता है, कि आपने 50% जो है वो मेरिट लिख दिया और 50% जो है वो डीमेरिट लिख दिया। तो ऐसा मत करिए, दोनों बराबर ना रखिए। 50 वाला जो वेटेज है वो आप रखिए डीमेरिट के लिए, और माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं कि 60 वाला जो वेटेज है उसको मेरिट के लिए रखिए, और जो 40 वाला वेटेज है उसको किसके लिए रखिए, डीमेरिट के लिए रखिए। यानी गुण को आप ज़्यादा दिखाइए थोड़ा सा, और जो दोष है उसको हल्का सा कम कर दीजिए, अब एकदम से गायब मत कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें संतुलित जो व्यवहार है वो यही हो सकता है। इसे हमें लिखना है 125 शब्दों में, यानी यहाँ थोड़ा सा फैला कर लिखना है, और इसके लिए हमें मिलने वाले हैं 10 नंबर। 10 नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, लेकिन अधिकतम प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, आइए देखते हैं। पहले हमें ये समझाना होगा कि ये जो 3 डायमेंशनल टेक्नोलॉजी है ये है क्या, मतलब ये कैसे बनी हुई है, असल में ये है क्या चीज़। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो 3 डायमेंशनल टेक्नोलॉजी है, मतलब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, ये कंप्यूटर आधारित टेक्नोलॉजी है, मतलब कंप्यूटर पर बेस करती है, और इसकी सहायता से जितनी भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनका एक 3 डायमेंशनल मॉडल तैयार किया जाता है। मतलब ये जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है ये क्या करती है, ये 3D मॉडल बनाने का काम करती है, और ये कंप्यूटर के आधार पर काम करती है। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लिख दीजिएगा। इसके बाद आप ऐसे लिख सकते हैं कि इस तकनीक से, मतलब इस तकनीक में जो स्टेप्स हैं, तो उसमें पहले स्टेप में वस्तुओं का कंप्यूटर आधारित एक 3 डायमेंशनल जो नमूना है, सैंपल है, वो तैयार किया जाता है। पहले क्या करते हैं, पहला जो स्टेप है उसमें एक नमूना तैयार करते हैं, और उसके बाद इसे इस कार्य के लिए जो 3D स्कैनर होता है, मतलब स्कैन करके जो 3 डायमेंशनल टेक्नोलॉजी को यहाँ बढ़ावा देता है, या जो 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर जो है वो सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं कर सकता, ये आप जानते ही हैं। उसके जो अंग है उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ जो सॉफ्टवेयर है उसकी बात की जा रही है। 3D मॉडलिंग जो सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल करके ये जो पहला चरण है इसको किया जाता है। मतलब इसमें करते क्या है, तो जो वस्तुएं हैं उसका 3 डायमेंशनल मॉडल तैयार करते हैं। और 3D मॉडल जब बन जाता है, जब पहला स्टेप कंप्लीट होता है, तो उसमें हम एक 3 डायमेंशनल जो सैंपल वाला मॉडल है उसको तैयार कर लेते हैं। तब जो इसमें दूसरा चरण है वो शुरू होता है, यानी जो नेक्स्ट स्टेप है वो ले आते हैं। और इसमें जो नेक्स्ट वाला है उसमें क्या करते हैं, तो 3D प्रिंटिंग में जो प्रयुक्त प्रिंटर है वो योगात्मक विनिर्माण तकनीक पर आधारित होता है। मतलब इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी यहाँ डिफरेंट होती है। और इस तकनीक में 3D मॉडल के निर्माण हेतु जो प्रयुक्त पदार्थ है वो नोजल की सहायता से परत दर परत जमा किया जाता है, मतलब लेयर्स में वो यहाँ कलेक्ट किया जाता है। और इस प्रकार से धीरे धीरे संपूर्ण मॉडल तैयार कर लिया जाता है। और निर्माण कार्य में उपयोग किए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं या किए गए पदार्थ होते हैं
वो यहाँ पे किस प्रकार के होते हैं, तो ये समझ लीजिएगा, ये पेस्ट या प्लास्टिक के रूप में होते हैं। मतलब इसमें जो निर्माण कार्य में पदार्थ इस्तेमाल होते हैं, ये एक लगता है ना कि इसमें कौन सी चीज़ डालते होंगे, तो पेस्ट और प्लास्टिक जैसी जो चीज़ें हैं वो इसमें आती हैं। और 3D मुद्रण के दौरान परतों के निर्माण के लिए कुछ टेक्नोलॉजी यहाँ इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि वेट फोटो पॉलीमराइजेशन होता है, ये एक टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा मटेरियल जेंटिंग होती है। इसके अलावा 3 डायमेंशनल जो टेक्नोलॉजी है उसमें इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर 3 डायमेंशनल जो टेक्नोलॉजी है उसमें सिर्फ आपको इतना ही नहीं लिखना था, ये तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है, मतलब ये किस प्रकार से वर्क करती है, ये आपने लिखा। लेकिन इसके मेरिट और डीमेरिट अभी बची रह गई है। 125 शब्दों में आपको लिखना है, तो थोड़ा समय इस पर देना होगा। यहाँ पर आप मेरिट में क्या लिख सकते हैं, तो मेरिट में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको लिख दीजिए, मेरिट की कोई कमी नहीं है। यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं कि जितना ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, उसका इसकी सहायता से निर्माण संभव हो सका। मतलब जो ज्यामितीय संरचनाएं होती हैं, काफ़ी जटिल होती हैं, क्लिष्ट होती हैं, उनका इसकी विधि से निर्माण हो सकता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर अगर प्रोडक्शन करना है तो यह आर्थिक पर्पज से, यानी जो इकोनॉमिकल इसका फेज है उसके पर्पज से ये लाभकारी है, फायदेमंद है। जटिल संरचना के उत्पादों का भी तीव्र उत्पादन संभव है, मतलब जिनका भी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है उसको हम इसकी सहायता से दर्शा सकते हैं, बना सकते हैं, तो इस मामले में ये काफ़ी मदद करने वाला है। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो 3D सैंपल हैं उनका अगर एनालिसिस किया जाए तो उनकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बेहतर संभावना होती रहेगी। तो इसमें एनालिसिस लगातार ज़रूरी है। तो टेक्नोलॉजी में सुधार होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। जैसे आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ किया, जो स्मार्टफोन आपके हैं, तो उसमें आप देखते होंगे कि सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दीजिए, ऐसा कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो आपके फ़ोन में जाए ताकि आप और बेहतर तरीके से काम कर पाएँ। तो कंपनियां आजकल ये करती हैं, वही चीज़ यहाँ भी है, इसमें लगातार सुधार की संभावना है, ये आप कह सकते हैं। और 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है उसका ये एक यहाँ पे गुण होना चाहिए कि मॉडल का सिर्फ वही हिस्सा इससे बनाया जाता है। मतलब ये करती है ऐसा, मॉडल का सिर्फ वही हिस्सा बनाती है जिसकी आवश्यकता होती है, अनावश्यक ये नहीं कि पूरा मॉडल बना कर रख दिया, सिर्फ वही पार्ट बनाती है जिसके लिए इसको रखा गया है। और इसलिए यहाँ पर कच्चे माल का जो नुकसान है वो कम होता है। मतलब जितना रॉ मटेरियल आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो सिर्फ उसी सामान को बनाने में लगता है, या उसी हिस्से को, विशेष रूप से उसी पार्ट को बनाने में लगता है जिसकी हमें ज़रूरत थी। इतना चीज़ें इसमें हैं। तो यहाँ पर जो रिसोर्सेस हैं वो कम मात्रा में यूज़ होते हैं, रिसोर्सेज की बर्बादी नहीं होती है, ये बहुत अच्छी बात है, किफ़ायती है। अब चलिए इसकी बुराई कर लेते हैं। ये तो हमने गुण गिना दिए कि इतने गुण होते हैं। डीमेरिट्स क्या हो सकती हैं? तो 3D प्रिंटर जो है उसका अपना एक साइज़ होता है और उसकी अपनी लिमिट होती है। तो देखिए, हर मशीन, हर सॉफ्टवेयर की अपनी लिमिट होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये कुछ अब अलग से एक्सेप्शन तो है नहीं, अपवाद नहीं है। अतः इसमें एक निश्चित आकार से बड़ी वस्तुएं नहीं बनाई जा सकती। मतलब एक फिक्स साइज होता है, उससे बड़ा आप कोई भी सामान नहीं बना सकते, ये इसकी सबसे बड़ी बाधा होती है, इसकी लिमिटेशन है। और एक्यूरेसी का अभाव होता है, सटीकता इसमें कम होती है। और निर्माण प्रक्रिया में जो सीमित पदार्थ हैं उन्हीं का उपयोग संभव होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने इसमें सीमेंट, गारा और बालू डाल दिया और ये बनाकर तैयार कर देगा। इसके लिए जो मटेरियल है वही इसको चाहिए। तो ये एक बड़ी दिक्कत है कि वो वाला माल यहाँ उपलब्ध होगा तभी हम बना सकते हैं। और वर्तमान में जो 3D प्रिंटिंग है वो बहुत ज़्यादा महंगी भी है। अभी इसकी जो कीमत है वो ज़्यादा है और इस वजह से ये आम आदमी की पहुँच से बाहर है। मतलब जो एकदम उच्च कोटि के लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वही इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि इससे बनने वाले सामान भी महंगे होंगे। जब टेक्नोलॉजी महंगी है तो जो इससे माल निकलेगा वो सस्ता थोड़े ही होगा। ये चीज़ें हैं। इसके अलावा इसमें कॉपीराइट और पेटेंट वाली दिक्कतें आती हैं, ये भी एक समस्या है। कॉपीराइट और पेटेंट वाला मामला अगर फंस गया तो सामान जो है वो बाजार में नहीं आ पाएगा, ये पक्की बात है। और इसके द्वारा, मतलब ये जो 3D टेक्नोलॉजी है, इसके द्वारा हम जो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, यानी जो जटिल ज्यामितीय आकृतियाँ हैं, उनको बना सकते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा जो डेंजरस वेपन्स हैं वो बन सकते हैं। मतलब जो टेररिस्ट हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई महत्वाकांक्षी तानाशाह आ जाए तो वो ऐसा कर सकता है कि बहुत खतरनाक हथियार इसकी सहायता से बना ले, क्योंकि हथियारों की जो बारीक पुर्जे होते हैं उसको इसकी सहायता से बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है। तो यहाँ इसके मिस यूज की संभावना है। तो ये इसकी डीमेरिट है। तो मेरिट और डीमेरिट दोनों आपने गिनाई, और अंत में ये लिख दीजिएगा एक लाइन कि मेरिट और डीमेरिट तो हर चीज़ में होती हैं, दोष हर सामान में होते हैं, हर टेक्नोलॉजी में होते हैं, लेकिन यहाँ जो इसके लाभ है उसको देखते हुए इसके प्रोत्साहन में ही मानव जाति की भलाई है। ऐसे आप लिखिएगा तो आपका जो उत्तर है वो संपूर्ण माना जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है उसमें कहा गया है कि भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, यानी ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, हाउ हैज़ इट अफेक्टेड इंडियन सोसाइटी। यह भारतीय समाज को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, और इस पर आपको चर्चा करनी है, और चर्चा थोड़ा विस्तार से करनी है, यानी 125 शब्दों का जो आंकड़ा है उसमें आपको चलना है।
तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा जा सकता है। पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जो ग्लोबलाइजेशन है असल में वो है क्या भला, मतलब किस प्रकार की चीज़ है। तो यह कोई घटना नहीं है, पहली चीज़। मतलब ये ऐसा नहीं कि कोई इवेंट है कि घट गया और उसके बाद चला गया। ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, और इसमें एक सीक्वेंस, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से जो चरणबद्ध तरीका होता है उससे किसी वैश्विक समुदाय को एकीकृत करने का प्रयास किया जाता है। मतलब उन्हें यूनाइट करने की कोशिश की जाती है। मतलब ये इसमें जो एक गांव वाली संकल्पना है, वन विलेज वाली संकल्पना है, वो आ जाती है कि पूरा जो विश्व है वो एक विलेज है, एक गांव के समान है, और इसमें रहने वाले जितने लोग हैं वो सब बस्तियां बसाकर, घर बनाकर रह रहे हैं। न तो कोई देश है, न कोई सीमा रेखा है, न भाषा की यहाँ पे बाध्यता है, सब कुछ एक है, एक रूप है। जो हमारी भारतीय संस्कृति में कॉन्सेप्ट है ना, वसुधैव कुटुंबकम, तो उसी को यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का नाम दे दिया गया है। और अपने देश में इसको प्रपंचीकरण भी कहा जाता है, क्योंकि ये पश्चिमी जो सभ्यता है वो अपने आप को यहाँ बेहतर साबित करने का प्रयास करती है, और जितने भी पूर्वी देश हैं, जो हमारे देश की प्राचीन सभ्यता है या आसपास के और क्षेत्र हैं, उन पर ये हावी होना चाहती है इस ग्लोबलाइजेशन के बहाने। तो ये तो इसकी बुराइयां हैं। फिलहाल यहाँ पर ये है क्या, ये लिखना है तो आप ऐसे लिखिएगा कि यह कोई घटना नहीं है, पहली चीज़, यह एक प्रक्रिया है और यह चरणबद्ध तरीके से क्रमवार होती है। इसमें पूरे विश्व को एक रूप बनाने का प्रयास किया जाता है, और यह प्रक्रिया काफ़ी पुरानी है। ऐसा नहीं कि ये लेटेस्ट आ गई है, चर्चा में ज़रूर है क्योंकि इस समय इसमें विवाद खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये पुरानी है, पहले से चल रही है। और कब से चल रही है? तो जब से मनुष्य आया है तब से चल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मानव सभ्यता जब से पैदा हुई, उत्पन्न हुई और विकसित होने लगी, तब से इसका दौर चल रहा है। हालांकि संकल्पना अगर आप लिखिएगा तो उसमें इसकी चर्चा, ये जो शब्द है, मतलब ग्लोबलाइजेशन ठोस आपको लिखना होता है ना, तो आपको प्रमाण देना होगा कि ये शब्द कहाँ से आया। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन वर्ड है ये कहाँ से आया? ये विश्व युद्ध के बाद शुरू होता है। मतलब इस पर जोर शोर पर जो पुरजोर चर्चा है वो वर्ल्ड वार के बाद होती है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता और जो सुमेरियन सभ्यता है, जो हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता थी, और उसके अलावा सुमेरियाई सभ्यता, इसमें व्यापारिक संबंध की घटना हम देखते हैं कि मतलब इनके बीच में ट्रेड रिलेशन थे, दोनों जो यहाँ पे कल्चर थे। और ये ग्लोबलाइजेशन का ही एक नमूना है, क्योंकि सुमेरियन सभ्यता क्या है, ये विदेशी है, और ये सिंधु घाटी की सभ्यता हमारी देशज थी। और दोनों के बीच में इस प्रकार का जो व्यापारिक संबंध है वो इस बात को दर्शाता है कि अन्य देशों के साथ मिलकर हम काम कर रहे थे। तो ये ग्लोबलाइजेशन का ही एक छोटा रूप है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और अगर जो मॉडर्न टाइम पीरियड है उसमें देखा जाए तो ये जो हाइपोथेसिस है ये 1960 के का जो दशक था, मतलब जो उस समय का डिकेड था, उस समय चर्चा में आती है। ये दशक था 1960 का, और उस समय इसकी चर्चा कब होती है? जब कैनेडियाई साहित्य के आलोचक, ये कैनेडियन जो लिटरेचर है उसमें जाने माने लेखक थे, इनका नाम था मार्शल लोहान। इन्होंने वैश्विक ग्राम शब्द को लोकप्रिय बनाया। इन्होंने अपनी पुस्तक में जो वैश्विक ग्राम की संकल्पना है उसको लिखा, और ये जो वैश्विक ग्राम था ये ग्लोबलाइजेशन का ही दूसरा नाम था, मतलब उसी का दूसरा चेहरा था। उन्होंने ग्लोबलाइजेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जो कि विश्व युद्ध में यूज़ किया गया था। यहाँ इन्होंने कहा कि पूरा विश्व एक गाँव है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब इन्होंने एक बार शब्द ले आ दिया तो ये चर्चा और ज़्यादा तीव्र हो जाती है, प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। लेकिन जो शीत युद्ध चलता है, जो यहाँ पे कोल्ड वार चलता है, उसके दौरान ये रफ्तार मंद रहती है। तो युद्ध जब भी होते हैं तो इस प्रकार की जो पहले हैं उनमें बाधा पहुँचती है। 1991 की अगर बात कीजिएगा तो उसमें सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, मतलब सोवियत संघ जो है वो पूरा टूट फूट जाता है। रूस का वहाँ पे एकदम से जो हवा है वो निकाल दी जाती है, और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो यहाँ पे उदारीकरण की ओर बढ़ती है। आप जानते हैं दो महत्वपूर्ण चीज़ें 1991 में होती हैं। एक तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके दरवाजे विदेशी स्रोतों के लिए खोल दिए जाते हैं, ये एक चीज़ होती है। और दूसरा, अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो सोवियत यूनियन जो है वो खंडित हो जाता है, और इसके बाद भारत भी वैश्विक ग्राम का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गया। उससे पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, हमारा जो ढांचा था वो खुला नहीं था, बंद था, तो उसको खोलने का काम 1991 में किया गया। हालांकि यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि प्रभावित करना और होना ये दोनों वैश्वीकरण की प्रवृत्ति में आता है, मतलब ये प्रभावित करता भी है और खुद भी होता है। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि हमारी भारतीय सभ्यता को ये प्रभावित कर रहा है, इससे प्रभावित हो नहीं रहा है, और ये खतरनाक स्थिति है। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये हमें कुचल देना चाहते हैं। इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो यही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन से हमें फ़ायदा नहीं हुआ है, लेकिन फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी बहुत बड़ा हुआ है। हमारी जो देशज संस्कृति और भाषाएं थी, इस पर एक निबंध का भी टॉपिक चर्चा किया गया है, इसी सीरीज़ का हिस्सा है, तो उसको आप देखिएगा। उसमें भारतीय भाषाओं पर जो ग्लोबलाइजेशन है उसका असर दर्शाया गया है, तो उसको हम यहाँ पर जोड़कर देखेंगे कि नुकसान भी साथ में है। और देख लीजिए, भारतीय समाज में अर्थव्यवस्था, राजनीति इत्यादि जो हिस्से हैं उसको ये अपने गंभीर प्रभाव में ले चुका है, पहले से ही ले चुका है।
और कुछ इसमें सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है, दोनों चीज़ें हैं। अब जैसे ग्लोबलाइजेशन के बारे में आप कहें तो संस्कृति को ये काफ़ी गहराई से प्रभावित करता है। जो हमारा कल्चर है उस पर ये गहरा असर डालता है, और इसके इफेक्ट से भारत में जो वेशभूषा है, खान पान है, संगीत है, यहाँ का म्यूज़िक है, यहाँ की जो बोलियाँ, भाषाएँ हैं, यहाँ के लोगों के सोचने का तरीका तक, उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है। और ये परिवर्तन सकारात्मक बहुत कम है, नकारात्मक ज़्यादा है। जो सभ्यता और संस्कृति पर यहाँ प्रभाव दिखाई दे रहे हैं, आर्थिक प्रभाव की नहीं बात की जा रही है, जो सभ्यता और संस्कृति पर प्रभाव दिखाई दे रहे हैं वो नकारात्मक ही हैं, उसमें सकारात्मकता कुछ नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि महिलाओं और पुरुषों का जो पहनावा है वो एक जैसा हो रहा है, मतलब जो यूनिसेक्स कपड़े हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? ये ग्लोबलाइजेशन का ही असर है। और महिलाओं में जहाँ चुस्त कपड़े पहनने का प्रचलन बढ़ा है, वहीं पुरुषों में कोट पैंट और टाई पहनने का प्रचलन दिखाई देता है। ये सब क्या है? ये पश्चिमी असर है। जो स्कर्ट चुस्त विदेशी महिलाएं पहनती हैं या उस तरह के कपड़े पहनती हैं, तो वो भारत में भी चलन दिखाई दे रहा है, स्पष्ट है, आप देख ही रहे हैं। या जीन्स का प्रयोग है, तो ये सब कहाँ से आया है? ये पश्चिम से आया है। अब यहाँ ये खराब है या अच्छा है इसकी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन जो असर है उसको आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद आप ऐसे कह सकते हैं कि भाषाओं पे भी प्रभाव पड़ा है। हमारी जो हिंदी है वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है, उसमें मिलावटी शब्द शामिल हो गए हैं और उनका उपयोग हम बड़े पैमाने पर कर भी रहे हैं। इसके अलावा साहित्य की बात करें तो इसमें भी शामिल हो गया है भूमंडलीकरण। यहाँ जो नैतिकतावादी साहित्य है वो यहाँ पे परंपरागत साहित्य की जगह ले रहा है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ जो पारंपरिक साहित्य था उसको तुलनात्मक दृष्टि से कम उत्पादक मान लिया गया, यानी वो क्या है? वो लेस प्रोडक्टिव है, और इसकी वजह से उसकी उपेक्षा होने लगती है। पहले जो परंपरागत एकदम जो सिस्टमेटिक तरीके से हमारे यहाँ साहित्य लेखन होता था, एक विषय चुन लिया गया और उस पर एक ढर्रे का लिख रहे हैं, तो उसमें रुकावट आई है, और ये काफ़ी हद तक ठीक भी है। कितना आप परंपरा में बहकर लिखिएगा, ट्रेडिशनल लिखिएगा, थोड़ा सा जो मॉडर्न उसके साथ टच है वो देना ज़रूरी है, लेकिन अपनी संस्कृति को कायम रख के। ये चीज़ें हैं। संगीत के क्षेत्र में भी वही है, मतलब जो पॉप म्यूज़िक है या इस प्रकार का जो विदेशी संगीत है वो इसमें शामिल हो जाता है। शास्त्रीय संगीत को कोई सुनना ही नहीं चाहता, लोग कहते हैं कि क्या गला फाड़ रहे हैं बैठकर, इस प्रकार से। और इस प्रकार से ये कहा जा सकता है, अब आपको सारांश यहाँ देना पड़ेगा ना, तो ये कहा जा सकता है कि भूमंडलीकरण ने भारतीय समाज को कई रूपों में प्रभावित किया है, हर क्षेत्र में प्रभावित किया है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ हम जान ही नहीं पाते और ये घुस आता है, और इसका प्रभाव भारतीय समाज पर स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर चर्चा हमें सिर्फ करनी है, समीक्षा नहीं करनी है। समीक्षा करने के लिए अगर कहा जाएगा तब आपको वहाँ पर ये लिखना पड़ेगा कि ये फायदेमंद है या नुकसानदेह। यहाँ ये मत लिखिएगा कि ये फायदेमंद है या नुकसानदेह, यहाँ मेरिट और डिमेरिट आपको नहीं गिनानी। अब आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है इसमें गिग इकोनॉमी के बारे में पूछा गया है। तो गिग इकोनॉमी है क्या? क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? बताइए। देखिए, गिग इकोनॉमी जो है, ये शब्द जो है थोड़ा सा अटपटा है लेकिन अच्छा है, प्रश्न इससे आ सकते हैं परीक्षाओं में। गिग इकोनॉमी जो है ये एक मुक्त बाजार व्यवस्था है, मतलब ये क्या है? एक ओपन मार्केट का सिस्टम है, और यहाँ पर जो ट्रेडिशनल पूर्णकालिक रोजगार दिया जाता था उसके स्थान पर जो अस्थायी एम्प्लॉयमेंट है वो दिखाई देता है, उसका प्रचलन बढ़ता है, मतलब अस्थायी रोजगार का यहाँ पे प्रचलन होता है। और इसके तहत जो कंपनियां होती हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपने यहाँ अल्पकालिक या विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ जो स्वतंत्र श्रमिक होते हैं, मतलब फ्री होकर काम करने वाले जो लेबर होते हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनके साथ अनुबंध करते हैं। और ऐसे में एक श्रमिक या जितने भी श्रमिक हैं वो एक बार कार्य या प्रोजेक्ट पूरा कर लेने के बाद अपनी रुचि के हिसाब से दूसरे कार्य या प्रोजेक्ट की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपको काम पर रख लिया गया तो आपसे लगातार जो मन में आया वही काम करवाया जा रहा है, प्रोजेक्ट वाइज काम हो रहा है। ये आपने विभिन्न कंपनियों में भी देखा होगा कि आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया और उतने समय का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, उतना आपने कंप्लीट करके दे दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट हो गया। आप जो समय सीमा है या जो बाध्यता है उसमें बंधे नहीं हैं, फिर आप फ्री होकर काम कर सकते हैं। आप चाहें तो उस कंपनी के लिए ही करिए या फिर कहीं और निकल जाइए, ऐसा हो सकता है। तो ये चीज़ें गिग इकोनॉमी का हिस्सा है। इसके अलावा जो विश्वव्यापी मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है, ये इसका नाम आप जानते हैं, ये नैकिन्से है। इसके हिसाब से पूरी दुनिया में गिग इकोनॉमी जो है उसका प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि कोई भी एकदम से सिस्टम में बंध कर काम नहीं करना चाह रहा है, वो स्वतंत्र होकर काम करना चाह रहा है। और ऐसी स्थिति में ये जो प्रोजेक्ट वर्क है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर करवाया जाने वाला वर्क है, वो यहाँ पर तेज़ी से हो रहा है और वो इसी का हिस्सा है। जैसे कि इसके बारे में अगर आप लिखना चाहिए तो आप लिख दीजिए कि जो केंद्रीकृत संचार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, डैशबोर्ड है, वास्तविक समय कार्य निर्धारण है, इत्यादि के तकनीकी विकास ने जो गिग इकोनॉमी है उसको और बढ़ावा दिया है। मतलब उसके लिए एक मार्केट तैयार कर दिया है और उसमें वो फैलने का प्रयास कर रहा है। यहाँ जो स्टार्टअप संस्कृति है उसका चलन हो ही रहा है, स्टार्टअप का नाम आपने बहुत सुना होगा, तो वो सब इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, इसे प्रमोट करने का काम कर रहे हैं।
और इसको अपनाने का कुछ लाभ भी है। देखिए, कोई चीज़ अगर फैल रही है तेज़ी से, लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा, तभी उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ आप लाभ को गिना दीजिएगा कि बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के भी जो गिग इकोनॉमी है, इसका आकार कुछ पिछले वर्षों में बढ़ा है, तेज़ी से बढ़ा है। और इसमें लाभ क्या है? लाभ ये है कि उच्च कौशल युक्त जो मानव संसाधन है उसकी आवश्यकता अनुसार उपलब्धता होती है। मतलब जो स्किल्ड लोग हैं, कुशल लोग हैं, वो उपलब्ध हो जाते हैं। पता लगा, जैसे मान लीजिए नौकरी की जो परंपरागत व्यवस्था है, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है, उसमें आपने एक ऑफिस ज्वाइन कर लिया, तो आप अपने बॉस के अधीन होकर या उस कंपनी के अधीन होकर अपनी ज़िंदगी भर वहीं काम करिए, ऐसा ही होता है। लेकिन गिग इकोनॉमी में क्या है? आपके अंदर प्रतिभा है, आपके अंदर कौशल है, तो आपने एक प्रोजेक्ट पूरा किया, उसके बाद कोई दूसरी कंपनी आपको हायर कर लेती है, ऐसा होता है। तो ऐसे में कौशल युक्त लोगों की कमी नहीं पड़ती है, स्किल्ड लोग मिल जाते हैं आसानी से। और इसमें ज़्यादा जो सैलरी वाली झंझट है वो भी नहीं होती है। प्रोजेक्ट का आपको पैसा मिल गया, आपका भी काम खत्म हुआ और इस कंपनी का भी खत्म हो गया, ये चीज़ें। तो आपको इतना इसमें लिखना होगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें ये कहा गया है कि डिस्कस द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO के ऊपर आपको थोड़ा सा डिस्कशन करना है, यानी कुछ इसके बारे में लिखना है। तो विश्व व्यापार संगठन के बारे में वैसे तो आपने पढ़ा ही है, वही चीज़ें यहाँ भी हैं। आपको पहले तो ये लिखना होगा कि ये स्थापित कैसे हुआ, मतलब इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कैसे होती है। तो आप ऐसे लिखेंगे कि जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स, मतलब जो गाट है, गाट का नाम आप सुनते हैं, ये इसे देख लीजिए, GATT, यही है ना। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है। इसको आप हिंदी में कहेंगे प्रशुल्क एवं व्यापार इस पर सामान्य समझौता। ये एक प्रकार का एग्रीमेंट था और इसकी शुरुआत वर्ष 1944 में, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है ये काफ़ी फेमस है, तो इसमें इसकी शुरुआत होती है। और इसमें जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसके बाद की जो वित्तीय प्रणाली थी, यानी जो इकोनॉमिकल सिस्टम था, उसकी नींव रखी गई, क्योंकि अर्थव्यवस्था बुरी तरह से हिल चुकी थी। लोग हथियारों पर इतना पैसा बहा चुके थे, इतना पैसा खर्च कर चुके थे कि युद्ध लड़ने में ही वो कंगाल हो गए थे। और ऐसी स्थिति में उनको उबारना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो और संकट वाली स्थितियाँ पैदा होती। तो तरह तरह के प्रयास किए जाते हैं और उसी का ये हिस्सा है। इसके बाद आप देख लीजिए, WTO के उद्भव के समय, जब इसका यहाँ पे ओरिजिन होता है, तो उस समय से लेकर व्यापार ने आर्थिक विकास को, यानी जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, उसको प्रोत्साहित करने और राष्ट्रों के मध्य जो शांतिपूर्ण संबंध हैं, देखिए जो झंझटें या झगड़े होते हैं उसमें व्यापार भी एक अहम कारण होता है। ट्रेड को लेकर भी विवाद होता है और अक्सर होता है। आजकल तो विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। तो इसलिए इस क्षेत्र में विवाद का निपटारा और इसको नियंत्रित करने का काम करने वाली एक संस्था चाहिए थी, तो वो ये काम कर रहा है, मतलब WTO के जिम्मे ये काम आता है। यहाँ आप इसको लिख सकते हैं कि आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और राष्ट्रों के मध्य जो शांतिपूर्ण संबंध है उसको बढ़ावा देने में इससे मदद मिलती है, दोनों चीज़ें। अब यहाँ आप इस तरह से लिख सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य, मतलब यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल है, तो उसको लेकर, और 23 इसमें क्या है, विजिटर्स हैं, यानी पर्यवेक्षक सरकारें हैं, जैसे कि ईरान है, इराक है, भूटान है, लीबिया है। ये सब इसमें क्या है, ये पर्यवेक्षक की भूमिका निभाते हैं और इनकी संख्या है टोटल 23। वैसे जो पूर्णकालिक सदस्य हैं वो कितने हैं, 164 हैं। और इसमें सदस्यता हासिल करने पर जो संख्या है वो कम और अधिक दोनों होती रहती है। ये चीज़ें, सदस्यता अगर छोड़ दे रहा है तो कम हो जाएगी, अगर कोई उसमें शामिल हो जा रहा है तो बढ़ जाएगी। और WTO के लक्ष्य के बारे में अगर बात की जाए, इसका जो मोटो है, इसका जो टारगेट है, तो उसमें आप ऐसे लिख सकते हैं कि वैश्विक प्रणाली बातचीत के माध्यम से जो ट्रेड की बाधाएं हैं, ट्रेड के जो डिस्प्यूट हैं या उसके रास्ते में जो रुकावटें हैं, उसको ये कम करने का काम करता है। जैसे दो देश हैं, उनके बीच में व्यापार को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, तो उसमें ये बीच में इन्वॉल्व होगा और उसको सुलझाने का प्रयास करेगा, या इस प्रकार से वैश्विक स्तर पर ये कोशिश करता है। और देख लीजिए, यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि परिणाम स्वरूप उत्पादन की जो लागत है वो यहाँ पे कम हो जाती है। तो उत्पादन की लागत ये कैसे कम करेगा, जो प्रोडक्शन के अंदर लगने वाला खर्चा है उसको ये कैसे घटाएगा। तो यहाँ पर यह है कि भेदभाव रहित जो सिद्धांत है उस पर ये काम करता है, मतलब किसी तरह का ये भेदभाव नहीं करता, सब एक समान है। तो ऐसे में उत्पादन की लागत सबके लिए बराबर होगी, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा नहीं होगी, तो व्यापार में सुविधा होगी, यही चीज़ है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि उत्पादन के उपयोग में की जाने वाली जो आयातित वस्तुएं हैं वो सस्ती होती हैं, तो इसलिए ऐसा हो सकता है। और तैयार वस्तु और सेवाओं की जो कीमतें हैं वो यहाँ पर कम हो जाती हैं, अधिक विकल्प उपलब्ध होते हैं और इन सब के परिणाम स्वरूप जीवन यापन करने वाला जो खर्चा है उसमें कमी आती है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप इसमें अपनी तरफ से बहुत सारी जो सामग्री है वो जोड़ सकते हैं। 125 शब्द यहाँ नहीं थे, यहाँ पर आपको लिखना था 50 शब्दों में, तो संक्षेप में लिखना है, बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना है। इतनी डिटेल जानकारी इसलिए दी गई ताकि आप इसमें अच्छे से लिख पाएँ। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है निम्नलिखित पर चर्चा कीजिए।
और यहाँ निम्नलिखित के रूप में जो टॉपिक आपको दिया गया है वो है भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, उस पर आपको बहस करनी है, लिखना है। राष्ट्रपति ये है कौन, मतलब किस तरह का अधिकार भारत में रखता है। अब अलग अलग देशों के जो राष्ट्रपति हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब उनके अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं। कहीं पर ये ज़्यादा पावरफुल हैं, कहीं पर नाम मात्र के। तो यहाँ पर स्थिति कैसी है ये हमको लिखना है। आप शुरुआत कुछ ऐसे कर सकते हैं, और यहाँ शब्द सीमा क्या है, सिर्फ 25 शब्दों की है, तो इसलिए छोटा लिखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। आप ऐसे लिखिएगा कि भारत का जो प्रेसिडेंट है वो न केवल कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षक है, उसका प्रोटेक्टर है, इसके अलावा ये संपूर्ण भारत का निर्वाचित प्रतिनिधि भी है। मतलब ये पूरे भारत में जो निर्वाचित प्रतिनिधि है उसके तौर पे है। ये भारत का पहला नागरिक है, ये आप जानते ही हैं, और यह राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक भी है। राष्ट्रपति के बारे में इतना कहा गया। और भारतीय राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझने के लिए यहाँ जो संविधान के आर्टिकल हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हैं, उसको आप लीजिएगा तो यहाँ 53A, 53A ये है। उसके अलावा 74 और 75 ये जो है ये प्रेसिडेंट से संबंधित है। यहाँ पर जो प्रावधान है उनसे संदर्भ लिया जाता है, इसको आप लिख सकते हैं। बस आप इतना ही लिखिएगा। अब इसके अंदर जो आर्टिकल के अंदर की चीज़ें हैं उसमें मत घुसिएगा, नहीं तो 25 शब्द जो है वो 50 बन जाएंगे, और ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी। यहाँ सिर्फ आर्टिकल का जो जिक्र है, नंबर है, वो डालकर छोड़ दीजिएगा। तो बस इतना ही। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए इसमें भी 25 शब्द में आपको चर्चा करनी है। यहाँ पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी एक जिला एक उत्पाद वाली जो स्थितियाँ हैं उसको आपको दर्शाना है, मतलब इस पर चर्चा करनी है। 25 शब्द में आपको लिखना है। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ये एक योजना है, नाम से स्पष्ट हो रहा है और आप इसके बारे में भली भांति जानते हैं, करंट अफेयर का टॉपिक है। ये एक योजना है और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका टारगेट है किसी पारंपरिक कला या शिल्प की जो पहचान है उसको करना, मतलब परंपरागत जो शिल्प होता है उसको यहाँ पर पहचानना, और उस शिल्प के निर्माण और विपणन के लिए एक क्लस्टर बनाना। ये क्लस्टर निर्माण करना इसका मूल उद्देश्य है। और सीधे सीधे अगर आप देखिएगा तो जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, इसका संबंध किससे है, जो परंपरागत ट्रेडिशनल आर्ट होता है, इसके अलावा जो स्थापत्य होता है, शिल्प होता है, उसको प्रोत्साहित करना। और इसमें मानदंड क्या है, तो मानदंड ये होना चाहिए कि कला उस क्षेत्र के विशेष, मतलब जो कला है वो उस क्षेत्र विशेष के लिए अद्वितीय होनी चाहिए, और एक जिले के पास अपने नामित निर्माण उद्योग के रूप में एकल कला या एक शिल्प होगा। मतलब हर जिले के पास अपनी कुछ विशेषताएं हैं कला के क्षेत्र में या अलग अलग क्षेत्रों में। तो जो आर्ट वाला सेक्टर है उसमें जो यहाँ पे हर जिले के बारे में अगर कहा जाए तो हर जिले के पास कुछ न कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ होती होंगी, कुछ उनकी अपनी कला होती होंगी, तो उसको उनके नाम कर दिया जाए, मतलब उनकी वो कला है। तो एक जिला एक उत्पाद वाले में यही चीज़ है। यह योजना जो है ये उत्तर प्रदेश में बेहद सफल रही है, मतलब जिलेवार उत्पादों का बंटवारा कर दिया जाए तो यूपी में ये काफ़ी सक्सेसफुल रही है। तो यूपी के एग्जाम्स में ये पूछी जा सकती है, मतलब ये है तो वैश्विक, लेकिन यहाँ पर माफ़ कीजिएगा उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है तो यहाँ वैश्विक शब्द इस्तेमाल कर लिया गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि वो विश्व स्तर का नहीं है। अपने देश में अगर चलाया जाए तो उत्तर प्रदेश में ये ज़्यादा सफल हुई है। जो जिले हैं उनके हिसाब से प्रोडक्ट का यहाँ पे निर्धारण कर दिया गया है, और जल्द ही इसे केंद्र सरकार के द्वारा भी शुरू किया जाएगा, यानी ये पूरे देश स्तर पर भी लागू होगी। यूपी में इसको एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट की तरह से भी देखा जा रहा है, और यहाँ इसकी सफलता को लेकर सरकार बहुत ज़्यादा उत्साहित है, और अन्य जो प्रदेश हैं उनमें भी ये लागू करने की योजना चल रही है। तो इसमें चलते हैं आगे। इतना पर्याप्त है, 25 शब्दों में आपको लिखना है। तो सिर्फ ये बता दीजिएगा कि ये असल में है क्या, सिर्फ इतना ही आपसे पूछा जा रहा है। इसके फायदे नुकसान अगर आप नहीं भी गिनाएंगे तो भी चलेगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, इसमें उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियां हैं, यानी जो मेजर ट्राइब्स हैं यूपी की, उसके बारे में आपको लिखना है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा जा सकता है। अगर हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करते हैं, यहाँ पर जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में चर्चा करनी है, तो 0.6 ये टोटल पॉपुलेशन का है यूपी में। यहाँ यूपी की ही बात की जा रही है, पूरे देश की बात नहीं की जा रही है। तो यूपी में ये पूरे पॉपुलेशन का कितना है, जो 2011 का सेंसस था उसके हिसाब से ये 0.6% है। और इनके बारे में आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख अनुसूचित जनजातियां हैं उसमें बुक्सा है, थारू है, आपने खूब रटा होगा जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें। तो बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, इस प्रकार की खैरवार भी आती हैं, महिगीर भी आती हैं, गोंड हैं, ओझा हैं, धुरिया, नायक, पथारी, राजगोंड, सहरिया, पहरिया, बैगा, पांखा, अगरिया, इसके अलावा पटारी है, चेरो है, भुइया है, इस प्रकार की अनेकों हैं। तो आप इतनी लंबी लिस्ट अगर गिनाने लगेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा समय खर्च होगा, थोड़े बहुत लिखकर भी काम चला सकते हैं। देखिए जो आदि शब्द होता है वो बड़ा काम का होता है, आदि वर्ड का यूज़ करके या ETC लिखकर आप उससे पल्ला झाड़ सकते हैं। तो 25 शब्द की सीमा जहाँ कंप्लीट हो जाए वहाँ पर इनका जो लिस्ट है उसको बंद कर दीजिएगा।
तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि कितना इसका जनसंख्या में योगदान है, तो 0.6 है। और कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां हैं, तो उसमें आप इनका नाम गिना दीजिएगा, जैसे बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, इस प्रकार से खैरवार। तो इतना इसमें पर्याप्त है। आगे चलते हैं। देखिए, इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है वो आपके सामने है और इसमें आपको डिस्कस करना है 1857 की क्रांति के कारणों पर। 1857 का जो रिवॉल्ट था उसके पीछे रीज़न क्या थे, और 25 शब्दों में आपको लिखना है। तो 1857 की क्रांति का जब नाम आता है तो खून में उबाल आने लगता है। आज़ादी की पहली लड़ाई के तौर पे हम भारतीय उसे देखते हैं, कोई माने या ना माने लेकिन हम मानते हैं। तो मानना भी चाहिए क्योंकि ये प्रयास तो था, एटलीस्ट कोशिश तो की गई। और इसमें आपको कारण बताना है, तो तत्कालिक कारण का आप जिक्र कीजिएगा और पीछे वाले जो डलहौजी की शोषणकारी नीतियाँ थीं उसका जिक्र करिएगा। तो आप ऐसे लिखिए कि 1857 का जो रिवोल्ट था यानी विद्रोह था, ये ब्रिटिश विस्तारवादी शोषक और कराधान जो नीतियाँ थीं, मतलब जो अंग्रेज़ों के द्वारा सामाजिक प्रथाओं में हस्तक्षेप हो रहा था, इकोनॉमिकल जो ढांचा था उसको तोड़ा जा रहा था, शोषण किया जा रहा था, सबसे बड़ी बात, तो उसके खिलाफ ये उबाल था, ज्वार था जो कि लोगों के मन में पनप रहा था। और इसके अलावा आप जानते हैं कि डलहौजी जो था ये अंतिम स्तंभ था ब्रिटिश साम्राज्य में, ब्रिटिश एम्पायर में, जो कि साम्राज्य को फैलाने का काम करता है, साम्राज्य के विस्तार का काम करता है। और साम्राज्य को फैलाने के चक्कर में ये बहुत सारी ऐसी नीतियाँ अपनाता है जो कि बहुत विद्रोह का कारण बन जाती है, जैसे कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति थी। इसके अलावा जो अवध था उसके ऊपर कुशासन का आरोप लगा के ये उसे अंग्रेजी राज्य में विलय कर लेता है। इस प्रकार की अनेकों चीज़ें करता है। जिन भी राजाओं के अपने उत्तराधिकारी नहीं होते थे तो उनके गोद लिए हुए पुत्रों को ये वैध नहीं मानता था। और ये पहले के समय में रजवाड़ों में बड़ी परंपरा थी कि जो गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र था वो भी सिंहासन का उतना ही हकदार होता था जितना कि जन्मा हुआ पुत्र होता था। तो ये दिक्कतें आती थी और इसके चलते जो रजवाड़े हैं वो भी इसके खिलाफ हो जाते हैं और आम जनता जो थी वो भी थोड़ी विरुद्ध तो होती है, लेकिन आम आदमी का योगदान 1857 के रिवॉल्ट में कम ही रहता है। अगर रहा होता तो ये सफल हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता में इनकी जो नीतियाँ थी, मतलब डलहौजी की राज्य हड़पने वाली नीति, और इसके अलावा जो वेलेजली का सिद्धांत था, वेलेजली की जो सहायक संधि थी वो भी यहाँ पर काम करती है। वो पहले जड़ खोद कर जाता है और ये उसमें जाकर आग लगा देता है। तो सहायक संधि जो थी वो भी यहाँ पर उबालने का काम कर रही थी और ये जाकर उसमें पूर्णाहुति कर देते हैं। और इन कारणों से जो स्थानीय शासक थे, जो रूलर्स थे, जो सिपाही थे, जमींदार थे, किसान थे, कारीगर थे, व्यापारी थे, और इसके अलावा जो धर्म आधारित लोग थे, मतलब धर्म से संबंधित लोग थे, वो नाराज रहते हैं। और तत्कालिक कारण के तौर पे आप इसमें जरूर जिक्र करिएगा रॉयल एनफील्ड जो राइफल थी, ये तत्कालिक कारण थी। सैनिकों में अफवाह फैल जाती है कि उसमें गाय और सुअर की जो चर्बी है उसके ढक्कन का इस्तेमाल हो रहा है और उसको दांत से खींचकर खोला जाएगा तभी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कारतूस होता है। तो ये अफवाह फैलती है। जब अंग्रेज़ अधिकारियों से लोग बात करने जाते हैं तो वो मना कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, निश्चिंत रहो, जबकि ऐसा रहता नहीं है। और अंत में यहाँ गौ मांस और सुअर की चर्बी वाला जो मामला है वो धार्मिक रूप ले लेता है, सांप्रदायिक, और हिंसा भड़क जाती है। मतलब अपने ही अधिकारियों को मारने का दौर और उसके बाद बगावत करने का दौर शुरू होता है। मंगल पांडे को सब लोग याद करते हैं। तो ये चीज़ें आपको लिखनी है, बस इतना पर्याप्त है और इतना डिटेल में नहीं जाना है। 25 शब्दों में आपको इसे समेटना है। तो जो पीछे का स्थायी कारण था, वास्तविक कारण था, वो भी आपको लिखना है और तत्कालिक जो भड़काने वाला कारण था वो भी आपको लिखना है। तो इसके साथ ही ये सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। माफ़ कीजिएगा, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। सीरीज़ अभी जारी रहेगी। अभी तो ये डे 2 है और इस प्रकार के अनेकों वीडियोज़ अभी आएंगे और उनके माध्यम से हम अलग अलग प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।